नमस्कार, सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर बात करी जाए, हाय लीना, हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना कल की? रिकॉर्डिंग मिल गई थी। ऑल राइट, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग जियोमॉर्फोलॉजी हियर। ओके, बहुत बढ़िया। सो हम लोग यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैसे हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो बना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। ईस्ट वेस्ट का एक मॉडल था, कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल, जो अक्सर किताबों में मेंशन रहता है। जैसे कि एक अनियन रहता है, उसमें लेयर बाय लेयर होती है, वैसा उन्होंने कुछ बोला था। मॉडर्न जो थ्योरीज हैं वो हम लोग एमालगमेशन करके क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक केमिकल डिफरेंशिएशन, एक फिजिकल डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग ने चीजें देख ली थी, कैसे क्या है, किस डेप्थ तक क्रस्ट मेंटल कोर है, उसकी क्या डेंसिटी है, कैसे रॉक्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या प्रॉपर्टी है। फिजिकल डिफरेंशिएशन में हम लोग ने देखा था, जिसको मैकेनिकल डिफरेंशिएशन भी मैंने बोला था, कि उसमें किस तरीके से यहाँ पे हमें जो एस्थेनोस्फेयर है, एक नया एक आ गया है, अपर मेंटल वाले के थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम लोग ले लेते, तो पूरा एक लिथोस्फेयर हमने बोला था, 100 किलोमीटर थिक लिथोस्फेयर हो गया था और एस्थेनोस्फेयर उसके नीचे था। तो बेसिकली जो पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स है वो इसी पे बेस्ड है। मेसोस्फेयर, बेरिस्फेयर नीचे चल रहा था, वो ज्यादा इतना अपने काम का है नहीं है सच। तो जब भी अब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पे डिस्कशन होगा अपना, तो मैकेनिकल डिफरेंशिएशन को ही हम लोग लेके आगे एनालाइज करेंगे। इसके बाद मैंने लिथोस्फेयर से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग को लिखाई थी, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे कि एक कंटिन्यूअस प्लेट नहीं है, अलग अलग जगह पे टूटी हुई है, और किस तरीके से ये फ्लोट कर रही है एस्थेनोस्फेयर पे। तो जो पुराना आइडिया था हमारा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशंस में मूव कर रहे हैं, वो गलत था। तो उसको हम लोग ने समझा था। और फिर हम लोग ने देखा था कि एस्थेनोस्फेयर में ओलिवीन मटेरियल पाया जा रहा था, मिनरल पाया जा रहा था, सॉरी। वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एज ए सॉलिड रहता है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो फ्लो करने लग जाता है। तो अंडर स्ट्रेस एक्सक्यूज मी, हार्ट प्रतीक, अंडर स्ट्रेस वो मूव करने लग जाता है। सो वो हम लोग ने देखा था कि इसकी प्रॉपर्टी है। और सेमी मोल्टेन स्टेट जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है वो इसी इसी पर्टिकुलर मिनरल की वजह से है। तो ये सारी बातें इन जनरल हम लोग ने समझी थी। इसके बाद मैंने आप लोग को आगे ले गया था कि कैसे हम लोग जानते हैं कि अंदर है क्या, ये इंटरनल हमारा ऐसा कैसे है, हम लोग ने कैसे स्टडी करी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हम लोग ऐसे स्टडी, तो ये कई सोर्सेस थे, रॉक्स जो निकल के आ रहे हैं वॉल्केनिज्म के थ्रू। अच्छा, वॉल्केनिज्म से याद आया, अभी ये हवाईयन आइलैंड्स में एक भयंकर वॉल्केनिज्म हुआ है। के से कोई नाम है उसका, वॉल्केनो का के से कोई नाम है। तो अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले ही जबरदस्त तरीके से फटा है वो। तो हाँ, तो एक ये जरिया है, वहां से जो पत्थर निकल के सामने आ रहा है, मटेरियल निकल के सामने आ रहा है, आप उसको एनालाइज कर लो तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। मेटेओराइट्स की स्टडी कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बने थे जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था, हमारी पृथ्वी बन रही थी, तो दोनों का सेम कंपोजिशन हो सकता है बाय एंड लार्ज, वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद देखा था हम लोग ने किस तरीके से अर्थक्वेक वगैरह अगर आता है तो उसकी स्टडी करके हम लोग तरीका पता लगा सकते हैं कि हमारा नीचे मटेरियल कैसा है, कैसी डेंसिटी है, कैसा कौन सा लेयर किस अवस्था में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, मैकेनिकल अर्थक्वेक वेव्स जब जनरेट होती हैं, कई फॉर्म में जनरेट होती हैं। अपने को यहाँ पे स्टडी करनी थी मैकेनिकल वेव्स की, तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स थी। उसके बाद जो सरफेस पे जा रही थी वो रेले वेव और एल वेव्स थी, वो हम लोग ने एक डिफरेंशिएशन देख लिया था, उसको समझ लिया था। इसके बाद मैंने आप लोग को पी वेव्स और एस वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी। तो मोटा मोटा अपना ये वहां तक हो गया था। आज हम क्या बताएंगे दोस्तों, कल मैंने जो आप लोग को पी वेव्स और एस वेव्स पे बात कराई थी, उसको आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से ये हमारा स्टडी करा देता है इंटरनल स्ट्रक्चर की। क्योंकि हम लोग देखेंगे कई जगह पे ये वेव्स स्पीड कम हो जाती है, कई जगह पे इन वेव्स की स्पीड बढ़ जाती है। एक कई जगह ऐसी आएंगी जहां पे एक वेव गायब हो जाएगी, रुक जाएगी, और दूसरी वेव रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग को ये पढ़ना है। तो अब इसी के कंटिन्यूएशन में आज आगे लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इन वेव्स को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। अब ये समझना है अपने को।
So I'm sharing my screen. Okay. तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, अब नए पेज से शुरुआत करिएगा। तो टेम्परेचर पैटर्न अपना हो गया था, प्रेशर ये सब हो गया था। बिहेवियर ऑफ वेव्स एंड द इन्फेरेंस ऑफ अर्थ इंटीरियर। and the inference of Earth's interior. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं, इसको एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, टेबल के फॉर्म में। तो इधर लिखते हैं, द स्टडी इज फॉर, ध्यान रखो ये स्टडी कैसे की जा रही है। द स्टडी इज फॉर अर्थक्वेक नियर द सरफेस, near the surface, and the waves getting transmitted through Earth's body। कहने का मतलब है सरफेस पे हम लोग नहीं है, हम लोग अर्थ के अंदर ही पूरा बात कर रहे हैं, सरफेस पे नहीं हम लोग। अब शुरू करते हैं। तो ये एक बात थी। अब मेन चीज, पहला पॉइंट, इनिशियली PS waves, primary and secondary waves, propagate as pair। तो अर्थक्वेक हुआ कहीं पे, अर्थक्वेक हुआ तो वहां पे P वेव और S वेव्स एक साथ प्रोपोगेट हुई एज पेयर। स्टार्टिंग एक साथ करी लोग ने, and the speed of both P and S waves are less, starting हुई are less, approx 4.5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड ये पाया गया है एक्सपेरिमेंट्स में, ये एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि जनरली जो पी वेव्स होती हैं उनकी ये स्पीड होती है 4.5 के आगे 5-6 किलोमीटर पर सेकेंड। जो एस वेव्स होती है वो थोड़ी सी हल्की सी धीमी चलती है, लिटिल बिट स्लोअर। तो इस चीज को लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज को इतना ये वो कर नहीं रहा है। सो पी वेव्स आर little bit faster than S waves। Initially, PS waves propagate as pair, and the speed of both P and S waves are less, approximately this। एक रेंज है, और इनमें भी अगर P and S में बात करोगे तो हल्का सा तेज होती है P waves।
तो यहाँ पे जो जनरेट हुई वेव्स, तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है, तो दिस स्पीड corresponds to ग्रेनाइटिक लेयर, जहां पे ओरिजिनेट हुई है ग्रेनाइटिक लेयर है। इसीलिए आप लोग किताब में देखोगे इस स्पीड को रिप्रेजेंट कराते हैं पी जी से और एस जी से। ये किताब में आएगा, आज हम रेफरेंस देंगे आपको, तो किताब में आएगा पी जी और एस जी। इसका मतलब है कि ग्रेनाइट लेयर में वो ओरिजिनेट होती है। अब क्या होगा, अब देखिए दूसरा पॉइंट। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सब लोग दिमाग में बैठाए रखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। बिहेवियर ऑफ वेव्स, एक तरफ वेव्स कैसा बिहेव कर रही हैं, और उसका इन्फेरेंस कैसे हम लोग अर्थ इंटीरियर उससे निकाल रहे हैं, कैसे इन्फेर कर रहे हैं। तो इधर बिहेवियर चल रहा है, इधर इन्फेरेंस चल रहा है। तो दूसरा पॉइंट, द पी एंड एस वेव्स पिक्स अप स्पीड and mostly after 30 to 40 किलोमीटर डेप्थ। तो होता क्या है, 30 से 40 किलोमीटर की डेप्थ के बाद ये स्पीड पकड़ लेती हैं। द पी एंड एस वेव्स पिक्स अप स्पीड मोस्टली आफ्टर 30 to 40 किलोमीटर डेप्थ। सुनो एक बार आप लोग कि ऐसे विजुलाइज कैसे करना है। ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो अब ये ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, ऐसे विजुलाइज करना, दोनों पी और एस वेव्स ऐसे जा रही हैं। तो ये डेप्थ की बात कर रहा है, तो आप लोग समझ गए ना, इसके अंदर की बात कर रहा है, नीचे जा रहा है ना अंदर की तरफ। तो ऐसे विजुलाइज करना, नहीं तो कुछ और आप लोग सोच रहे हो कि ये नीचे कैसे हो रहा है, तो ऐसे विजुलाइज करना। द पी एंड एस वेव्स पिक्स अप स्पीड मोस्टली आफ्टर 30 to 40 किलोमीटर डेप्थ। इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या इन्फर कर रहे हैं, 30 से 40 किलोमीटर डेप्थ के बाद ये स्पीड पकड़ लेती हैं। तो इसका क्या मतलब है, बियॉन्ड 30 to 40 किलोमीटर the density of the crust progressively increases progressively increases 30 से 40 किलोमीटर डेप्थ के बाद इनकी स्पीड बढ़ रही है। इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है। तो आपको एक चीज समझ में आई क्या, जब मैंने डिसकंटिन्यूटी पे लेक्चर दिया था तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी थी, ये कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, याद आ रहा है, कल मैंने ये चीज बताई थी। तो अब यहाँ पे कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ये रीजन आ गया जहां पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें, इसीलिए हमें यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी हुई मिल रही है, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज थी यहाँ पे। तो एक डिपिक्शन हो रहा है यहाँ पे कि हाँ भैया डेंसिटी में वेरिएशन आ गया, इसीलिए स्पीड बढ़ गई है। तो दिस corresponds to the Conrad's discontinuity. Third point, P wave pick up speed sharply after Moho's discontinuity. इसकी स्पीड कितनी हो जाती है पी वेव्स की, अराउंड 7 किलोमीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब क्या है? आफ्टर मोहोस डिसकंटिन्यूटी, द लेयर आर मोर डेंस, तभी तो स्पीड बढ़ गई। ऑलराइट, इसका मतलब है मोहोस डिसकंटिन्यूटी के बाद जो लेयर्स है हमारी वो और डेंस हो गई हैं, डेंस हो गई हैं। राइट, तो हम लोग कहाँ पे हैं अभी? अपर मेंटल, अपर मेंटल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आफ्टर 100 किलोमीटर, आफ्टर 100 किलोमीटर there is a sharp fall, there's a sharp fall in the velocity of in the velocity of P and S waves। P वेव, देखो एक चीज समझ लो सब लोग, एक जनरल बात सुन लो, सुनो, एक जनरल बात ये है, जो P और S वेव्स हैं उसमें हम लोग P वेव्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, समझिए, प्राइमरी वेव्स, उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। वाई? वाई कोई बता सकता है? व्हाट कैन बी द रीजन? व्हाट कैन बी द रीजन? कल हमने आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी, उसमें बताया था जो पी वेव्स हैं वो तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं, वेदर इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम, राइट। तो हम लोग अपना जो कोर स्टडी है, हाँ अपनी जो स्टडी है वो हम लोग पी वेव्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे पी वेव्स की स्पीड को बार बार मेंशन करा रहा हूँ। वी हैव टू इग्नोर समटाइम्स द एस वेव्स। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? आफ्टर 100 किलोमीटर देयर इज अ शार्प फॉल इन द वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव्स। पी वेव्स की स्पीड हो जाती है यहाँ पे, पी वेव्स स्पीड फॉल्स फ्रॉम फ्रॉम 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड टू 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका इन्फरेंस निकालते हैं, क्या है इसका इन्फरेंस? बियॉन्ड 100 किलोमीटर, बियॉन्ड 100 किलोमीटर, बियॉन्ड 100 किलोमीटर is the semi-molten asthenosphere, is the semi-molten asthenosphere। समझ में आया स्पीड क्यों कम हो गई? क्योंकि वहां पे अब एस्थेनोस्फेयर सेमी मोल्टन स्टेट में मिला, इसलिए स्पीड कम हो गई। विद लेस रिजिडिटी, हाँ विद लेस रिजिडिटी, कम रिजिड है ये, एंड हेंस द स्पीड ऑफ पी एंड एस वेव्स फॉल्स। It means, it means, what does it denotes? Velocity of waves depends on rigidity, density, और इसके वेरिएशन से हमारी जो स्पीड है वेव्स की वो भी फ्लक्चुएट करेगी। और एस्थेनोस्फेयर में क्या हो रहा है पता है? एस्थेनोस्फेयर में क्या हो रहा है? एस्थेनोस्फेयर में,
एस्टेनोस्फेयर में जो रिजिडिटी है वो बढ़ रही है कि घट रही है, आप लोग बताओ। रिजिडिटी, रिजिडिटी जो है बढ़ रही है घट रही है? वेरी गुड, कम हो रही है। डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करा रहा हूं। डेंसिटी क्या हो रही है? हाँ, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, गुड। तो हमारी वेलोसिटी जो है वेव की, वो बेसिकली रिजिडिटी पे है, इसीलिए तो इसको मैकेनिकल वेव बोला था। याद आ रहा है? इसीलिए इसको हम लोग ने मैकेनिकल वेव बोला था। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी जो वेलोसिटी है इन दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन जो रिजिडिटी फैक्टर है वो मायने ज्यादा रखता है। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस नाउ। एक और बात सुनिए, इसी में लिखिएगा इन्फेरेंस में, asthenosphere is called LVZ, low velocity zone. Hence asthenosphere is called LVZ, low velocity zone. Now fifth point, thereafter स्पीड ऑफ, आप लोग को गाना तो नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, आप लोग को गाना तो नहीं सुनाई दे रहा है? कोई गाना? एक्चुअली नीचे भाई प्रैक्टिस कर रहा है ना। हाँ, सो कबीर सिंह वाला जो गाना नहीं है, कैसे हुआ कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। सो उसका दोस्त है और वो है, सब पूरा सिस्टम पे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो, thereafter speed of P and S waves considerably increases. Oh, of course प्रतीक, आपका नंबर हम शेयर करेंगे उससे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? हम लोग एस्टेनोस्फेयर तक गोता लगा चुके हैं, एस्टेनोस्फेयर तक गोता लगा चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यार स्पीड बढ़ रही है, स्पीड ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स आर कंसिडरेबली इंक्रीजिंग। तो ये क्या है? द mantle become the mantle becomes more and more dense with depth. Next, sixth point, beyond 700 to 900 kilometer, the velocity of P and S waves is maximum. Beyond 700 to 900 kilometer, the velocity of P and S waves is maximum. P wave की velocity पता है कितनी चली जाती है? P waves की velocity it goes around 9 to 10 kilometer per second. It means what we infer from this, deep mantle is very dense. Deep mantle is very dense and is referred to as
HVZ, high velocity zone. High velocity zone. Next point, beyond 2900 kilometer, the S waves suddenly disappear. कोई बताएगा क्यों? The S waves suddenly disappear. हाँ, and P wave continues, and the P waves continues. But slows down. But slows down. इसका इन्फरेंस हम लोग क्या निकाल रहे हैं? This corresponds to the outer core beyond गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. देखना गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मैंने क्या पढ़ाई थी आप लोगों को? मैंटल और कोर के बीच में. तो ये मैंटल है आपका डीप मैंटल, सबसे नीचे वाला, और कोर का मतलब है आउटर कोर, तो उसके बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू द आउटर कोर बियॉन्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो आउटर कोर और इनर मैंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है. एंड आउटर कोर इज फ्लूइड. आउटर कोर इज फ्लूइड, इसीलिए एस वेव रुक गई है. लिक्विड में, फ्लूइड में वो नहीं बह पाएगी, एंड हेंस एस वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट. And S waves cannot propagate. Now last point, eighth point, P waves continue but are sharply deflected, and the P waves reappear या फिर re-emerge on the other side. इसका क्या मतलब है यहाँ पे? The deflection and bending of P waves is because of changes in densities and rigidity of the core.
हो जाए सबका तो बताना। What is the difference between molten and fluid? Fluid can be used for both liquid as well as gas. Molten is basically used for liquid. तो यहाँ पे जो fluid outer core is fluid की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मात्र ये हमारा जो नेचर है केवल और केवल लिक्विड रहेगा। लेकिन जब हम लोग बात मोल्टेन की कर रहे हैं तो मोल्टेन हो सकता है कि कोई रॉक पहले सॉलिड रहा हो, वो अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हीट मेल्ट कर गया, तो वो मोल्टेन स्टेट है। फ्लूइड जो बह सकता है, दोनों ये सिनोनिमी है, लेकिन एक मोल्टेन जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वो ये है कि कोई एक सॉलिड चीज रही होगी जो अब मेल्ट हो गई है, तो वो मोल्टेन स्टेट में बोली जाएगी। जैसे आपका लावा मैग्मा होता है, क्योंकि वो रॉक के पिघलने से बनता है। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, आप सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार सुनो, ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, फिर मुझे बताना। एक बार सब लोग पढ़ लो क्या हो रहा है, क्या उससे हम लोग इन्फर कर रहे हैं। एक बार अपने से पढ़ लो आराम से, देखो। समझ में आ गया ना दोनों लोग को, क्या हम लोग ने पढ़ाई की है अभी? देखो, ये जो टॉपिक है किताब से पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, इसलिए कितने अच्छे से हमने टेबल फॉर्म में आपको बता दिया सामने सामने। बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके, ये यकीन मानिए, आपके जो नोट्स बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प, और सीधे एग्जाम में जाके ठोक दो, ऐसे हैं। हाँ, वही वही, अभी इसीलिए हम किताब खुलवा नहीं रहे हैं आपको, अभी डायग्राम के लिए हम खुलवाएंगे, इसीलिए हम अभी फिजिकल ज्योग्राफी खुलवा नहीं रहे आपको। तो इसलिए ऑलवेज गो विद द क्लास नोट्स। अब सुनो सब लोग, पहले ध्यान से सुन लो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे ना हम आपको पी वेव्स और एस वेव्स रिप्रेजेंट कराएंगे, ये एनसीईआरटी में है, अगर आप लोग को थोड़ा याद हो। जो एस वेव शैडो एरिया होता है, पी वेव शैडो एरिया बनता है, कैसे निकल रहा है, कैसे इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत डेंजरस है। सो ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है जहाँ पे पी वेव्स और एस वेव्स को दिखाया जा रहा है कैसे वो ट्रेवल कर रही है अर्थ की अंदर अंदर। तो अब हम वो समझाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं, तो एक बार हम बना ले, उसके बाद आप लोग आगे करना। ओके, सो इधर ध्यान दीजिएगा। सीन क्या है? सीन ये है, यहाँ पे हमारा कोर है, कोर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस वेव्स का ड्रॉ करते हैं, एस वेव्स का। तो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक यहाँ पे आया, तो एस वेव्स ट्रेवल करी इस डायरेक्शन में, इधर ये बेंड हो रही है,
दोस्तों ये बेंडिंग पता है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो वेव्स बेंड होके ऐसे जा रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें डेंसिटी में वेरिएशन है, इसीलिए ये बेंड हो रही है आउटवर्ड्स। अगर हमारी डेंसिटी में वेरिएशन ना होता तो ये बेंड ना होती। ये बेंडिंग जो हो रही है, जो मैं बेंड यहाँ पे करा रहा हूँ, ये बेंडिंग इसलिए हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे सेम डेंसिटी की नहीं है। सेम डेंसिटी की होती तो सीधे सीधे बिल्कुल नीचे आ जाती, लेकिन ये क्या हो रही है? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स ये एस वेव हम लोग देख रहे हैं, बेंड, इट बेंड्स आउटवर्ड्स। इसका मतलब कि जैसे जैसे इंटीरियर में वेव जाती जा रही है वैसे वैसे ये डेंसिटी वहां बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लिखा देंगे, अभी पहले हमें बनाने दो। अच्छा, अब ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्यों रुक गई? इसके आगे क्यों नहीं हो पाई? इसके आगे क्यों नहीं हो पाई भैया? क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि जो कोर है वो कोई और मटेरियल का आ गया है। यही चीज हम लोग ने ऊपर लिखी थी, एस वेव स्टॉप्स, एस वेव्स स्टॉप। 7th पॉइंट में था अपना, एस वेव्स सडनली डिसअपियर, द पी वेव्स कंटिन्यू। तो अब ये जो गोला है अपना, ये रोक देंगे, क्योंकि अपने को समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो आउटर कोर है फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में। तो अब इसके आगे तो ये बढ़ने से रही, तो एक तरीके का ये क्या हो गया? शैडो जोन जनरेट हो गया है। ये जो है शैडो वेव जनरेट हो गया है, इसको बोलते हैं एस शैडो रीजन, एस वेव शैडो रीजन ये। और दोस्तों पता है यहाँ पे एक एंगल लिया जाता है, एंगल। वो एंगल कैसे लेते हैं हम समझा दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूरी है नहीं। तो यहाँ से एक ये ज्योमेट्री है बेसिकली, ये सेंटर मानते हैं और इधर ये एंगल कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हो? ये एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो एंगल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये आता है 105 डिग्री, 105 डिग्री। सो 105 डिग्री, 105 डिग्री। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेंशन है, लेकिन आप लोग एक वैल्यू याद रखो, 105 डिग्री। सो 105 डिग्री ये पूरा इधर और उधर एस शेडो रीजन है। यहाँ पे कोई भी एस वेव्स आपको नीचे नहीं दिखेंगी, कोई भी एस वेव्स नीचे नहीं दिखेंगी। तो अब आप लोग क्या करो कि ये बना लो और यहाँ पे लिख लेना, बना लो एस वेव्स वाला, एस वेव्स पाथ बेंड आउटवर्ड्स because of increasing density with depth। ये दोनों के लिए होता है, केवल एस वेव्स नहीं, पी वेव्स के लिए भी होता है। अभी हम पी वेव्स का बनाएंगे, बना लो, बना लेना तो बताना। ऑल राइट, अब पी वेव्स का देखो, पी वेव्स का देखो। यहाँ पे अर्थक्वेक आया, पी वेव्स जनरेट हुई, जा रही है इधर इधर। अब देखो कमाल, अब क्या ये इसके अंदर जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी ये, लेकिन रिफ्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, बचपने में हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा है ना, कि जब वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। अभी डिपेंड करता है कौन सा डेंस है, कौन सा लाइटर मीडियम है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि वो आउटवर्ड होंगी कि इनवर्ड होंगी। तो यहाँ पे इससे ज्यादा डेंस है ना, तो इनवर्ड रिफ्लेक्ट हुई, इनवर्ड। फिर जब यहां से बाहर आएगी तो ये बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो? हम समझा पा रहे हैं ये चीज? यहाँ से वेव आई तो इनवर्ड रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये जब बाहर जाएगी तो ये बाहर की तरफ होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। हाई डेंस, डेंस में से, इसको क्या बोलते हैं यार? डेंस से लाइटर क्या शब्द बोला जाता है? एक डेंस मीडियम होता है
और दूसरा मीडियम कौन सा होता है? एक डेंस मीडियम होता है और एक कौन सा मीडियम होता है? बहरहाल जो भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल वही स्लिप ऑफ टंग वाली बात है। वेव आई लेस डेंस मोर डेंस, हाँ यही कह देते हैं, चलो यही कह देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया, ये एरिया रह गया, यहाँ पे पी वेव्स नहीं आ पाई। ये था हमारा 105 डिग्री, ये जो आता है एंगल ये है 143 डिग्री। सो दिस इज 145 डिग्री एंड दिस इज 143 डिग्री। ये है आपका पी शैडो रीजन, पी शैडो रीजन। सिमिलरली यहाँ पे 105 डिग्री, यहाँ पे फिर नीचे ये निकल रहा है 145 143 डिग्री। ये है हमारा पी वेव शैडो रीजन, पी वेव शैडो रीजन। और बाकी जगह वेव्स रहेंगी, बस यहाँ पे नहीं रहेंगी जो मैंने क्रॉस किया। बन जाए तो बताना। डन। ओके प्रतीक, ऑलराइट डन। बुक निकालिए, बुक निकालिए, फिजिकल ज्योग्राफी आपके पास जो भी है, फिजिकल ज्योग्राफी। सो मेरे में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 49, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पेज नंबर 49 है मेरे में। केमिकल कंपोजिशन एंड लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ। मिला सबको? अकॉर्डिंग टू स्विस, निकाल लो किताब। पेज नंबर 49, केमिकल कंपोजिशन लेयरिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू स्विस। हाँ, तो ईस्ट वेस्ट का नाम यहाँ आपको मिल गया। अब इधर देखो सेकंड कॉलम में सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे। सियाल में देखो, सियाल में इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंट्री कवर कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स। पेज 55 है। ओके, आई थिंक वर्जन डिफरेंट होगा। ओके ओके ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, सियाल कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट्स। सीमा, this layer is composed of basalt, this layer is composed of basalt। तो कुछ याद आ रहा है, मैंने ऐसे ही कुछ लिखाया था, अपर ग्रेनाइटिक है, लोअर बसाल्टिक है, ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डेंसिटी सब पे लिखी हुई है, कितनी क्या डेंसिटी है याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए।
जो रीसेंट व्यूज लिखा है, रीसेंट व्यूज, रीसेंट व्यूज। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। डेली ने कुछ बोला है, हेरोल्ड जेफरी ने बोला है, होम्स ने कुछ बोला है, वॉन डर ग्राश ने कुछ बोला है। तो मैंने आपको होम्स और वॉन डर ग्राश का नाम लिखा दिया था इन मॉडर्न थ्योरी। मैंने इन दोनों के आपको नाम लिखा दिए थे। दैट विल सफाइस, राइट, दैट विल सफाइस। तो अगर आपको मन करे पढ़ने का तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, तो पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, राइट। तो वॉन्डर ग्राश ने क्या बोला था, होम्स ने क्या बोला था, बट वही है ना, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जितना है अपने पास उतना ही ध्यान रखिए। ऑल राइट, रिसेंट व्यूज में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, दो डायग्राम एक्चुअली साइड बाय साइड, जहां पे पी वेव और एस वेव की वेलोसिटी दिखाई गई है। इसको आपको अपने नोट्स में बनाना है। देखो डेप्थ वाइज 0, 1000, 2000, 3000, 4000 ये डेप्थ बनी हुई है। इसमें देखो पी वेव और एस वेव दोनों साथ में चल रही है, लेकिन पी वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, और हमने आप लोग को यही तो कुछ लिखाया था, लिटिल बिट फास्टर देन एस वेव। तो जो डायग्राम है उसको हम समझा रहे हैं, कैसे आप लोग उसको देखो। पी वेव्स को आगे दिखाया है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है एस वेव से, तो दोनों एक साथ नीचे आ रही हैं। एस वेव एक सर्टेन हाइट के बाद गायब हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे वहां पे तो आउटर कोर आ गया, आउटर कोर। अब इसको साथ में बगल वाले डायग्राम के साथ देखो, बगल वाले डायग्राम के साथ मिला के देखो। आउटर कोर की शुरुआत हो गई तो हमारी एस वेव वहीं रुक गई, लेकिन जो पी वेव थी उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई। तो ये जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये हम लोग ने देखा था, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कहने का मेरा ये मतलब है, यहां पे अगर आप देखोगे तो जो पी वेव है वो इसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन वो तब भी बढ़ रही है, तब भी नीचे आ रही है वो, लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो ये आप लोग बना लेना, ये आप लोग बना लेना। जोन ऑफ लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, ये बात। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो जो रिसेंट व्यूज में डिस्कशंस हैं, क्रस्ट, क्रस्ट पे नेक्स्ट पन्ना पलटोगे, मेंटल कोर, यही चीज मैंने आपको लिखाई हुई है नोट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो लिखाया है, इसी को मैंने आपको समराइज कर दिया है, इसी चीज को मैंने आपको समराइज कर दिया है। तो ये बस आपको क्या करना है, इस किताब से ये वाला डायग्राम बना लेना, सिस्मिक वेव्स और उसका रिलेशनशिप कैसे है, वेव्स और उसका क्रस्ट में रिलेशनशिप। अपर मेंटल लोअर मेंटल के उसमें लिख सकते हो क्या है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे भी आप इसको अपने इसमें नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके बाद अब हम लेक्चर देंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो जितना पढ़ाया है उसको शॉर्ट करिएगा, समझिएगा, किताब से थोड़ा देख लेना, अपने नोट्स को इन्हांस कर लेना। कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी अपनी। ऑलराइट, आवर पेस इज गुड, 7 बजे डेली क्लास चलेगी, और ठीक है, बाकी तो सही है। चला जाए, चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।